सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जैन डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे एंशिएंट ज़ूशियन स्वॉर्ड ने यहाँ पर चारों तरफ कत्लेआम फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी यहाँ पर हम ज़ाओफेन को देखते हैं जो कि उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर वो इविल एनर्जी उसे ही पूरी तरीके से काउंटर कर लेती है। रोजी के होते हुए ज़ाओफेन कैसे मर सकता है, वो यहाँ पर आती है और एंशिएंट स्क्रोल की कुछ सीक्रेट मेथड्स का यूज करते हुए वो ज़ाओफेन के अंदर अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल देती है, जिस वजह से उसे होश आ जाता है। जिसके बाद ज़ाओफेन 3 पायत की जो कल्टीवेशन पावर है उन्हें साथ में कंबाइन करके ज़ूशियन स्वॉर्ड पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पर जो ज़ूशियन स्वॉर्ड से इविल एनर्जी निकल रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और जो देखकर सभी को ये लग रहा था कि शायद ज़ूशियन स्वॉर्ड के अंदर जो इविल स्पिरिट है वो अब पूरी तरीके से सप्रेस हो चुकी है, लेकिन अगले ही पल इनके होश उड़ जाते हैं जब इनकी आंखों के सामने ज़ूशियन स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम ज़ाओफेन को देखते हैं जो कि उस इविल एनर्जी के ब्लास्ट से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पर उसकी हालत खराब लग रही थी, लेकिन वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगडम सेक्टर के बाकी के लोग अभी भी ज़ाओफेन की तलाश करते हुए हर एक दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पर ज़ाओफेन एक ट्रैप पे पैर रख देता है, जिस वजह से वहाँ पर तेज रोशनी निकलने लगती है और सभी को पता चल जाता है कि शायद यहीं से उनका दुश्मन गुजरा है और वो लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ये लोग पहुंचते हैं उससे पहले ही ज़ाओफेन मौका देखकर छुप चुका था कि तभी यहाँ पर ब्रदर ज़ेंग को किसी की आवाज आती है और वो जैसे ही झाड़ियों से हाथ हटाता है तो उसे पत्तियों में ब्लड लगा हुआ दिखता है और जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अभी भी यहाँ से कोई गुजरा है। इसी वजह से यहाँ पर ब्रदर ज़ेंग अपने पावर का यूज करके जो भी खून के निशान होते हैं उसे वो जला देता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका फादर भी आ जाता है और वो ज़ेंग से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर ज़ेंग बताने लगता है कि मैं तो बस इस इलाके को थोड़ा सा चेक कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई खास क्लू नहीं मिले। कि तभी उसके फादर की नजर पत्तियों पर चली जाती है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सारे डिसाइपल्स को भी बुला लेता है और कहने लगता है कि यहाँ के हर एक इलाके को छान डालो। जो सुनते साथ ही ज़ेंग कहने लगता है कि फादर, मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेंग के फादर को कहाँ इससे फर्क पड़ना था, वो तो उसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम बीस्ट गॉड को देखते हैं जो कि अपने एक मॉन्स्टर के ऊपर सवार होकर यहाँ से एस्केप कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फेंगशन वैली के जो डिसाइपल्स होते हैं वो इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देते हैं जिसके जरिए से इन लोगों ने बीस्ट गॉड और उसके उस बीस्ट को दोनों को ट्रैप कर लिया था। जिसके बाद ये लोग आइस से बनी हुई जंजीरों का यूज करके उसे जकड़ लेते हैं और यहाँ पर फेंगशन वैली का लीडर कहने लगता है कि मुझे इस वक्त का न जाने कब से इंतजार था कि मैं तब तुम पर अटैक करूं जब तुम्हारी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी हो और डीमन कही के अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर तुम 8 स्पेयर फायर फॉर्मेशन को मुझे दे दो तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही बीस्ट गॉड हंसने लगता है और कहने लगता है अब दिखाई ना तुमने अपनी औकात। और फिर वो हंसते हुए कहने लगता है कि अगर तुम उस फॉर्मेशन के बदले तुम मुझे 5 क्लैन सेक्रेड आर्टिफैक्ट देते हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच सकता हूँ। जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगता है कि क्या मुझे तुम लोगों ने पागल समझ रखा है, क्या मैं नहीं जानता कि इसे तुम लोगों ने अभी तक मास्टर नहीं किया है और मैं तुम्हारे साथ इसका सौदा करूं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आखिर तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। जिस पर फेंगशन वैली का लीडर कहता है कि ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि तुम मेरे ऑफर को ठुकरा रहे हो, है ना। इसी के साथ ही यहाँ पर फेंगशन वैली का लीडर एक के बाद एक पावरफुल फायर अटैक बीस्ट गॉड के ऊपर कर देता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उस आग की लपटों में से बीस्ट गॉड बाहर आता है। साथ ही इसके हाथ में उसका छोटा सा मॉन्स्टर भी होता है। वो कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और तुम मुझे ऐसे थ्रेटन करोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, और ये भी नहीं कि मेरी ऐसी सिचुएशन में तुम अपने इस मामूली से फायर अटैक से मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंगशन वैली का लीडर सभी लोगों को इसे मारने का ऑर्डर देता है। साथ ही वो अपने पावरफुल 5 फीनिक्स अटैक से भी उस पर हमला कर देता है और उस फीनिक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बीस्ट गॉड यहाँ पर लिंग लॉन्ग को याद करता है और कहने लगता है कि एक बात बताओ, उस दिन जब तुम मेरे सामने थी उस वक्त तुम्हारी नजरों में मैं तुम्हारे लिए क्या था। और अगले ही पल सभी लोग अपने वेपन को तानते हुए सीधा बीस्ट गॉड पे अटैक
अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली कड़कती है और चारों तरफ आइस क्रिस्टल के बड़े बड़े ब्लॉक्स बनने लगते हैं और यहाँ पर सभी लोग सेकंड में फ्रोज हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स को इतने टाइम बाद देखते हैं, जहाँ पर उसे देखते साथ ही सभी लोग उसकी तरफ टर्न होते हैं और यहाँ पर फैंक्शन वैली का लीडर कहने लगता है कि अच्छा आखिर बार तुम यहाँ पर आई गई, और वो तुम ही थी ना जिसने की 300 साल पहले हमारे मिस्टिकल फायर मिरर को चुरा लिया था। मैंने सही कहा ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और नाइन टेल डीमन फॉक्स फैंक्शन वैली के लीडर से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, पर मानना पड़ेगा भले ही तुम्हारा कैरेक्टर घटिया हो लेकिन तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। और हाँ, तुमने सही कहा, वो मैं ही हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही फैंक्शन वैली का लीडर कहता है कि आज तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं तुम्हें इस डीमन के साथ ही यहाँ पे मार दूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने फायर फिनिक्स उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो नाइन टेल फॉक्स अपने सिंगल हाथ से ही उसके अटैक को रोक लेती है और कहती है कि ना तो तुम्हारे पास मिस्टिकल फायर मिरर है और ना ही इस वक्त तुम्हारे पास 8 फियर्स मिस्टिकल फायर फॉर्मेशन है। तो बताओ आखिर किसके दम पर तुम इतना उछल रहे हो? और अगर मुझसे तुम्हें हिसाब बराबर करने की इतनी ही ज्यादा खुजली हो रही है तो जाओ और जाकर और 800 सालों की ट्रेनिंग करके आओ। इसके साथ ही वो उसके फायर अटैक का जवाब अपने आइस क्रिस्टल से देती है और अगले ही पल हम यहाँ पर फैंक्शन वैली के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि डीमन कही कि आखिर तुम बार बार मेरे प्लान को खराब करने क्यों आ जाती हो। ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फायर स्वॉर्ड के कई अटैक सीधा उस पर करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं, जहाँ पर वो भी उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए उस पर डोमिनेट करना शुरू कर देती है और फिर कहने लगती है कि वो क्या है ना, मुझे फैंक्शन वैली का कोई भी इंसान पसंद नहीं है और जब भी मुझे वो लोग मेरे रास्ते में नजर आते हैं तो मेरे हाथों में खुजली होती है कि मैं कैसे ना कैसे करके इन सभी के प्लान को खराब कर दूं। और फिर वो वापस से इस पर अटैक करना शुरू कर देती है, साथ ही अपनी टेल से उस पर दे दनादन अटैक करती है। वो देखकर फैंक्शन वैली का लीडर कहता है कि तुमने हजारों साल की कल्टीवेशन की है लेकिन तुम पहले भी जितनी एरोगेंट थी आज भी उतनी ही एरोगेंट हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में फाइट भी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी फैंक्शन वैली का लीडर उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आकर इस डीमन को प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है जब इसने उस मिस्टिकल फायर मिरर के बारे में तुम्हें बताया, असल में उस वक्त ये बस तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाइन टेल फॉक्स होती है उसे इसके बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो एक जायंट से फॉर्मेशन को बना लेती है, जिसके जरिए से वो यहाँ पर हजारों की तादाद में आइस क्रिस्टल को बना लेती है और सभी को फैंक्शन वैली के लीडर के ऊपर पॉइंट कर देती है। इसी के साथ ही यहाँ पर हम फैंक्शन वैली के लीडर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उन अटैक से बचने के लिए अपने फायर वॉल्स को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, वो बस तुम्हें यूज कर रहा है ताकि मेरे प्लान को वो सैबोटाज कर सके। यहाँ पर हम नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं जो कि अपने आइस क्रिस्टल्स को उसके ऊपर चल देती है, जिसे देखते साथ ही फैंक्शन वैली का लीडर भी अपने अटैक्स को आगे करते हुए फायर वॉल्स के जरिए से उसके आइस क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ नाइन टेल फॉक्स आगे बढ़ते हुए कहती है कि अगर क्या हुआ वो मुझे अपने प्लान के लिए यूज कर रहा है, तुम्हें इतनी खुजली क्यों मच रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में होते हैं और एक तरफ फीनिक्स और दूसरी तरफ नाइन टेल फॉक्स दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर हम फैंक्शन वैली के एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि साइज ब्लॉक को तोड़ते हुए सीधा बीस्ट गॉड के ऊपर अपनी स्वॉर्ड चला देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं जो कि अपने थ्रेड से उसे रोक लेती है और अगले ही पल वो जैसे ही उन थ्रेड से उसकी जान लेने वाली थी कि तभी फैंक्शन वैली का लीडर बीच में आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंक्शन वैली का लीडर अपने डिसाइपल की जान बचा लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो नाइन टेल फॉक्स डीमन बीस्ट गॉड को लेकर यहाँ से भागने लगती है, जो देखते साथ ही फैंक्शन वैली का लीडर अपने साथियों से कहने लगता है कि जाओ और जाके इसे पकड़ो और साथ ही किंगमिंग सेक्ट के पास ये खबर पहुंचा दो कि इस फ्यूचर थ्रेट को खत्म करने के लिए फैंक्शन वैली इस डीमन और बीस्ट गॉड के पीछे जा रही है। इसी के साथ हम नाइन टेल फॉक्स और बीस्ट गॉड दोनों को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग तेजी से यहाँ से जा रहे होते हैं और नाइन टेल फॉक्स ने बीस्ट गॉड के चारों ओर अपना बैरियर भी लगा दिया था और अब वो उसे लेकर तेजी से यहाँ से एस्केप कर रही थी कि तभी रास्ते में ही बीस्ट गॉड को होश आ जाता है और वो जैसे ही अपनी नजरों के सामने नाइन टेल फॉक्स को देखता है तो उसे देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पर नाइन टेल फॉक्स स्माइल करती है और उसकी तरफ देखकर कहने लगती है कि मुझे वैसा कभी लगा नहीं था कि मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में देखूंगी। और रही बात कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि असल में फैंक्शन वैली का लीडर और मैं, हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों ही सेम चीज के पीछे पड़े हुए हैं और उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कहते साथ ही वो दोनों वापस से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी बीच में हम देखते हैं कि बीस्ट गॉड को लिंग लॉन्ग की याद आने लगती है और वो उसे याद करते हुए कहता है कि अच्छा तो ये होती है मौत। इसी के साथ वो उसे मिस करना शुरू कर देता है और कहने लगता है चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। असल में यहाँ पर बीस्ट गॉड को एहसास हो चुका था कि शायद उसका अंत
अंतिम वक्त आ चुका है। इसी वजह से वो अब रेजिस्ट भी नहीं करता और वापस से अनकॉन्शियस हो जाता है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से फेंगशनवेरी के लीडर और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर ये लोग अभी भी इन दोनों का पीछा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें ज़ियाओ फैन के पीछे पड़े उन किंगमैन सेक्ट के डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है, जो कि ज़ेंग के साथ उसके पीछे पड़े हुए थे। हालांकि ज़ेंग यहाँ पर ज़ियाओ फैन की जान बचाना चाहता था, लेकिन वो अपने फादर के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकता था। इसी वजह से उसे भी यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स के साथ ज़ियाओ फैन का पीछा करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर वो इनसे भागते हुए जंगल के बीच में पहुंच जाता है, लेकिन ये लोग फिर भी इसका पीछा कर रहे थे और यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इसे मार गिराओ, आज यहाँ से ये जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन लगातार आगे भाग रहा था, पर ये लोग भी उस पर पीछे से हमला कर रहे थे। सभी लोग अपने स्वॉर्ड से ज़ियाओ फैन पर एक के बाद एक अटैक करते हैं, लेकिन ज़ियाओ फैन उन सब से डॉज करते हुए आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर एक बंदा सामने आ जाता है। वो आते साथ ही ज़ियाओ फैन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे ज़ियाओ फैन डॉज करते हुए यहाँ पर अपना डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन के आसपास वो गोल्डन बेल्स बन जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरा डिसाइपल आता है और वो अपने स्वॉर्ड से उसके एक एक शील्ड को ब्रेक करते हुए अपने स्वॉर्ड को बिल्कुल उसके करीब ले जाता है और अगले ही पल उस स्वॉर्ड का अटैक ज़ियाओ फैन को लग जाता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर वो स्वॉर्ड चली जाती है और अब उसे पेन होने लगता है। लेकिन फिर भी वो उस बंदे को उठा के दूर फेंकने लगता है और तभी पीछे से एक और बंदा ज़ियाओ फैन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे देखते साथ ही ज़ियाओ फैन अपने पावर्स का यूज करते हुए सबसे पहले स्वॉर्ड से बचता है और फिर ज़ियाओ फैन यहाँ पर अपनी ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से ज़ियाओ फैन के ऊपर जितने भी अटैक्स होते हैं वो सभी एक एक करके रिपेल हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि आते साथ ही 6 डिवाइन फॉर्मेशन का यूज करता है और हम देखते हैं कि बड़े बड़े जाइंट स्वॉर्ड ज़ियाओ फैन के चारों तरफ जमीन पे आके गड़ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ेंग का फादर यहाँ पर आकर उस फॉर्मेशन को ट्रिगर करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स आकर ज़ियाओ फैन को उस फॉर्मेशन के अंदर रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ियाओ फैन समझ चुका था कि अगर वो इस फॉर्मेशन के बाहर नहीं निकला तो वो और बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। और इन लोगों को खुद की तरफ आता हुआ देखकर ज़ियाओ फैन अपने ब्लड डिवोरिंग की पावर का यूज करते हुए चेन से इन सभी को पकड़कर उसी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देता है। और ये सारा नजारा देखकर ज़ेंग का फादर कहने लगता है कि डीमन कहीं के, आखिर तुम यहाँ इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? अगर आज तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो पूरी दुनिया में शांति फैल जाएगी, तुम्हारे जैसे डीमंस को तो मारा जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन इसकी एक बात पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से एस्केप करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ेंग का फादर अपनी स्वॉर्ड को घुमा के सीधा ज़ियाओ फैन की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर ज़ियाओ फैन भी डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ज़ियाओ फैन को डॉज करने का मौका तक नहीं मिल पाता और अगले ही पल हम देखते हैं कि सीधा वो स्वॉर्ड ज़ियाओ फैन के पेट के आर पार हो जाती है, जिससे हवा में ही ज़ियाओ फैन अनबैलेंस होकर जमीन पर गिरने लगता है कि तभी दूसरा डिसाइपल आकर उसके पेट में एक जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। और फिर पलट झपकते ही किंगमैन सेक्ट के जितने डिसाइपल्स थे वो भी यहाँ पर आकर ज़ियाओ फैन के ऊपर एक के बाद एक तलवार से अटैक करते हैं, जिससे उसकी बॉडी में बहुत से कट्स लग जाते हैं। और ये लोग यहीं पे नहीं रुकते, फिर तभी एक दूसरा बंदा आकर वापस से ज़ियाओ फैन पर अटैक करके इसे दूर धकेल देता है और फिर एक के बाद एक डिसाइपल्स आकर ज़ियाओ फैन की बुरी तरीके से मार लगा देते हैं। यहाँ पर उसे लात घूसे मुक्के सब कुछ पड़ते हैं और ज़ियाओ फैन की ये लोग बहुत बुरी तरीके से मार लगा के रख देते हैं, इवन कि उसकी जो हड्डियां होती है वो तक टूट चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन किसी को भी जान से मारना नहीं चाहता, इसी वजह से वो पलट कर अटैक नहीं करता, लेकिन ये लोग बिना रुके बेरहने के साथ ज़ियाओ फैन पर दे दनादन अटैक किए जा रहे थे और ये लोग मार मार के ज़ियाओ फैन को यहाँ पे अधमरा कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे पड़ा था। वही दूसरी तरफ यहाँ पर वही सोल कास्टर भी आ जाता है और वो ज़ियाओ फैन की इतनी मिजरेबल हालत को देखकर कहने लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है इसे पकड़ने का और इसके अंदर जो मून केव की सीक्रेट्स है उन्हें इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सारे डिसाइपल्स वहाँ पे आ जाते हैं और ज़ेंग का फादर भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही सभी से ऑर्डर देता है और कहता है कि इसे जल्द से जल्द किंगमैन सेक्ट के पास ले चलो। जब सेक्ट लीडर दाओ ज़ोन यहाँ पे आ जाएंगे तो तब हम इसका फैसला करेंगे कि आखिर इसके साथ करना क्या है। यहाँ पर ज़ेंग के फादर को जो सोल कास्टर है वो भी देख लेता है और कहने लगता है कि इसकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड लेवल तक की है, साथ ही ये आइस टेक्निक में बहुत ही ज्यादा माहिर है, तो इसे तो हम हल्के में नहीं ले सकते, चाहे जो हो जाए मुझे हर कदम बहुत ही सोच समझ के उठाना होगा। यहाँ पर ज़ेंग का फादर ज़ियाओ फैन के करीब जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठा पाता तभी हम देखते हैं कि वो सोल कास्टर अपने नीडल से उस पर अटैक कर देता है, जिससे ज़ेंग का फादर उस अटैक से बच जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और डिमोनिक पैथ का एक्सपर्ट मौजूद है और वो सभी को इस बारे में आगाह करने लगता है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही ज़ियाओ फैन की तरफ वो सोल कास्टर अटैक करता है तो ज़ेंग का फादर अपनी पावर की मदद से ज़ियाओ फैन को अपनी तरफ खींचते हुए बाकी के डिसाइपल्स को उसे
सौंप देता है और कहने लगता है कि हर हाल में इस इंसान को प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद ज़ेंग का फादर आगे बढ़ता है और कहता है कि कोई भी फॉरेस्ट के ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेफान को ज़ेंग ने संभाल लिया था और वो अपने फादर की फिक्र में कहता है कि फादर आप अकेले वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि सोल कास्टर ने यहाँ पर अपनी फेमस टेक्निक का यूज कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर जितने डिसाइपल्स थे वो लोग जैसे ही उस ग्रीन एनर्जी फॉग के चपेट में आते हैं तो एक एक करके इनकी बॉडी लाचार हो जाती है और ये लोग अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाते हैं, जो देखकर बाकी के डिसाइपल्स डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट करते हैं जिससे कि इन पर वो अटैक से काम नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेंग के फादर को देखते हैं जहाँ पर उस सोल कास्टर पर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर डिमोनिक सेक्ट यहाँ पर किंगियन सेक्ट के पर्सनल अफेयर्स में दखल देने क्यों आई है, आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सोल कास्टर है वो कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अपने शार्प नाइफ से बाकी के डिसाइपल्स पर अटैक कर देता है और जैसे ही अटैक उनके करीब आता है तो वो लोग कहने लगते हैं कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेंग उनके बीच में आकर अपने फॉर्मेशन से उन सारे नाइफ्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन फॉर्मेशन को भेदते हुए सीधा वो नाइफ्स बाकी के डिसाइपल्स की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर ज़ेंग को भी अब इनकी फिक्र होने लगती है क्योंकि वो जानता है कि अब शायद ये लोग मरने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक ब्लैक रॉब पहना हुआ बंदा आ जाता है जो कि किंगियन सेक्ट के जो डिसाइपल्स होते हैं उन्हें पीछे धकेलते हुए उन नाइफ्स को अपने पावर से रोक देता है, जो देखकर यहाँ पर जो सोल कास्टर था वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। और अगला ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ब्लैक रॉब वाला बंदा बाकी सारे डिसाइपल्स को भी मारता है, लेकिन उन्हें सीरियसली इंजर्ड नहीं करता, बस उन्हें निहत्था करके छोड़ देता है। इसी दौरान यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स भी उसे अपना दुश्मन समझकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर ये बंदा भी उन्हें बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं करता, बस यहाँ पर उन्हें निहत्था कर देता है। और फिर यहाँ पर इसका दूसरा साथी भी आकर उसकी मदद करने लगता है और अब ये दोनों मिलकर ज़ेफान को यहाँ से उठाकर जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेंग की नजर इन दोनों पे पड़ जाती है और वो इन्हें रोकने के लिए उनके सामने जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी के जो ब्लैक रॉब वाले बंदे होते हैं वो यहाँ पर सभी को इशारा करते हैं और ये लोग एक एक करके यहाँ से जाने लगते हैं। ज़ेंग यहाँ पे इनका पीछा कर रहा था और वो ज़ेफान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं वही ब्लैक रॉब वाला बंदा आ जाता है और वो आकर फेंग का रास्ता रोक लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पर गोल्डन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सीधा ज़ेंग की तरफ थ्रो करता है, जिस वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है और ज़ेंग पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो बंदा भी यहाँ से चला जाता है और उसे जाता हुआ देखकर जो ज़ेंग होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस बंदे को देखा है और ये गोल्डन लाइट टेक्निक ये डिमोनिक सेक्ट की टेक्निक तो हो ही नहीं सकती। जिसके बाद हम ज़ेंग के फादर को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपने फादर से कहता है कि फादर क्या आप ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ से सारे लोग जा चुके थे इंक्लूडिंग वो सोल कास्टर भी। यहाँ पर ज़ेंग का फादर कहने लगता है कि हमारे दुश्मन का जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है और वो स्ट्रॉन्ग भी है, साथ ही इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कोई भी बिना सोचे समझे इनके अगेंस्ट कदम नहीं उठाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेंग अपने फादर से कहने लगता है कि पर फादर मुझे इनके बैकग्राउंड के बारे में जानना है, क्योंकि अभी अभी जिस बंदे की टेक्निक को मैंने देखा मुझे नहीं लगता कि ये डिमोनिक सेक्ट का होगा। जिस पर उसका फादर भी कहता है कि हाँ ये बात सच है कि ये लोग अपनी टेक्निक्स को यहाँ पर जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन जो भी हमने देखा है देखने से कहीं भी नहीं लग रहा कि वो टेक्निक डिमोनिक सेक्ट से बिलोंग करती है। और वैसे भी अगर ये लोग डिमोनिक सेक्ट से बिलोंग करते भी हैं तो इसमें छुपाने जैसा क्या है, ये लोग आखिर यहाँ पर उसे क्यों छुपाएंगे। और सवाल ये उठता है कि आखिर उस जैसे डीमो को बचाने के लिए यहाँ पर कौन आ सकता है। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर ज़ेंग अपने मन में कुछ सोचता है और फिर कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लोग हैं, पर वो लोग आखिर ज़ेफान की जान क्यों बचाना चाहेंगे और इस बार उन्हें उससे क्या चाहिए। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम उसी सोल कास्टर को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि अच्छा तो अब मैं समझा, यहाँ पर मेरे अलावा किसी और को भी ज़ेफान में इंटरेस्ट है, पर अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे हाथ से निकल चुका है। जिसके बाद वो भी यहाँ से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रोजी को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी सीनियर सिस्टर के पास आकर ज़ेफान के बारे में पूछने लगती है और कह दिए कि क्या इन लोगों ने इसे कैप्चर कर लिया। जिस पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि पहले तुम अपनी हालत देखो, यहाँ पर तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और तुम्हें उसकी फिक्र है, क्या तुम अभी भी अपने दिल को फॉलो कर रही हो, ये जानते हुए भी कि इस रास्ते में बस तुम्हें मुश्किलों का ही सामना करने को मिलेगा और बस दुख ही दुख तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके लिए जो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि तुमने सेक्ट के सामने भी अपनी फीलिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी, इवन कि हमारी मास्टर ने भी तुम्हें प्रोटेक्ट किया, लेकिन जरा देखो तुम अभी भी उसी जगह पर अटकी हुई हो। और यहाँ तक कि जब ज़ेफान ने ज़ूशियन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो तुमने बिना सोचे समझे उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या ये सही है? क्या सच में ये वही पैथ है जिसे कि तुम हमेशा से फॉलो करना चाहती थी? नहीं ना, तो फिर क्यों? यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी बिल्कुल चुप हो जाती है और बस वहाँ पर इमोशनल होकर खड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेफान को देखते हैं जहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस में वो खुद को गहरे पानी के अंदर पाता है और यहाँ पर रियलिटी में उसकी बॉडी में
बहुत ज्यादा उसे पेन हो रहा था। साथ ही यहाँ पर उसे ट्रीट कर रहे लोग उसे थाम कर रखते हैं कि तभी एक बंदा कहने लगता है कि मास्टर, ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी में बहुत ही कैओटिक चेंजेस आ रहे हैं। यकीन नहीं होता कि कोई बंदा इस हद तक इंजर्ड हो सकता है। इसी दौरान ये लोग आपस में बात भी करते हैं कि ये तो उसे मोटर स्वॉर्ड के नीचे था, न जाने इसके साथ तब क्या हुआ होगा। यहाँ पर ये लोग ये सारी बातें कह रहे होते हैं कि तभी ज़ाफैन को अपने आसपास चैंटिंग की आवाजें आती हैं और वो कहने लगता है कि आखिर कोई मेरे लिए चैंटिंग क्यों करेगा। और जैसे ही अपने कॉन्शियसनेस के अंदर ज़ाफैन अपनी आंखें खोलता है तो उसे एक जाइंट सा फॉर्मेशन दिखता है जिसके अंदर से एक जाइंट सा पाम उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाफैन की बॉडी में बहुत से नीडल्स भी चुभे हुए थे, जिस वजह से अब ज़ाफैन को और ज्यादा पेन होने लगता है और सभी लोग उसे थाम कर रखते हैं और कहने लगते हैं कि हम बस इसे ट्रीट ही कर सकते हैं, बाकी सब कुछ तो किस्मत के हवाले है। कि तभी ज़ाफैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है कि तभी उसे अपने लेफ्ट साइड में एक लड़की दिखाई देती है जिसके सिर पे बाल नहीं है और वो ज़ाफैन को ही देखे जा रही थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।